गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं कैंसर जो ईसोफेगस है या खाने की नली का जो कैंसर है वो क्यों होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये बात तो सही है कि अगर आप रिस्क फैक्टर्स को समझेंगे तो आप सुरक्षा की तरफ कोशिश करेंगे। अगर सुरक्षा की तरफ कोशिश करेंगे तो कैंसर ईसोफेगस जैसी जो ड्रेडेड डिजीज है, इसका जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा। नाउ जो रिस्क फैक्टर में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है इस बेसिकली जो खाने की नली में एसिड के चलते डैमेज होता है। अगर खाने की नली में एसिड बार बार ऊपर की तरफ आएगा तो जो खाने की नली है इसमें आपको जलन होगी और जलन होने से आपको एक GERD या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज डेवलप हो जाएगी। तो अगर आपको GERD है, अगर आपको क्रॉनिक रिफ्लक्स रहता है, अगर आपको इसके चलते बेरेट्स ईसोफेगस डेवलप हो गई है या हाइटस हर्निया आपको डेवलप हो गया है, अगर ये चार चीजें हैं तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आपको हाइटस हर्निया है, अगर आपको GERD है, अगर आपको बार बार क्रॉनिक रिफ्लक्स होता है, इन बेरेट्स ईसोफेगस डेवलप हो गई है, तो ये चारों ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो वास्तव में आपको खाने की नली का जो कैंसर है उसका रिस्क पैदा करते हैं। नंबर 2 पर आता है एक्लेजिया कार्डिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खाने की नली का नीचे का जो पोर्शन है या खाने की नली से खाने की थैली के बीच का जो वाल्व है ये डिसफंक्शनल होता है। ये जो वाल्व है जब हम खाना खाते हैं तो प्रॉपरली खुलता नहीं है। अगर ये खुलता नहीं है तो आप जो भी खाना खाते हैं वो काफी लंबे समय तक आपकी खाने की नली में ही भरा रहता है, इन खाने की थैली में आसानी से जाता नहीं है। इसे कहते हैं एक्लेजिया कार्डिया। अगर अंडरलाइन डिजीज एक्लेजिया कार्डिया है तो जो खाने की नली का जो कैंसर है उसके होने का रिस्क हमेशा ज्यादा हो जाता है। तो अगर एक्लेजिया कार्डिया है जो लंबे समय से परसिस्टेंट है और उसको ट्रीट नहीं किया गया है तो रिस्क ऑफ ईसोफेजियल कैंसर बढ़ जाता है। नंबर 3 पर आता है टोबैको यूज। चाहे आप स्मोकिंग करें, चाहे आप टोबैको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करें, चाहे आप पान मसाला खाएं, गुटखा खाएं, तंबाकू खाएं, किसी भी रूप में अगर आप टोबैको यूज करते हैं तो निकोटीन आपकी बॉडी में जाती है और जो निकोटीन है ये खाने की नली का जो कैंसर है उसके लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस जो इसके लिए आपको समझने की जरूरत है। नंबर 4 पे आती है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। अगर आपको रेगुलर अल्कोहल लेने की आदत है इन दैट टू इन अ हेवी अमाउंट, तो ये रिस्क खड़ा करती है कि आपको खाने की नली का कैंसर डेवलप तो नहीं हो जाएगा। दिस इज द 4th रीजन। अगर हम 5वें रीजन को देखें तो साइंटिफिकली जो सर्वे हैं ये पाते हैं कि ऑल दोज पीपल जिन्हें ओबेसिटी है, जिनका BMI ज्यादा है, तो ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते खाने की नली का जो कैंसर है उसका इंसिडेंस ज्यादा है। वैसे तो ओबेसिटी के साथ बहुत सारे दूसरे कैंसर्स हैं जिनका इंसिडेंस काफी ज्यादा है, लेकिन खाने की नली इज वन जिसका इंसिडेंस ओबेसिटी के साथ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। नंबर 6, अगर आपको कुछ ऐसी हैबिट है कि आपको बहुत हॉट ड्रिंक्स लेने की आदत है, हॉट जो ना लिक्विड्स लेने की आदत है, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये रिस्क खड़ी करता है कि कहीं आपकी जो खाने की नली की लाइनिंग है उसमें रिकरेंट डैमेज तो नहीं होगा और ये डैमेज रिपेयर की जो प्रोसेस है ये कभी हेवायर तो नहीं हो जाएगी, इन आपको कैंसर जैसी जो प्रॉब्लम है वो डेवलप तो नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट इज कि अगर आपके खाने की जो हैबिट्स है वो इस तरह की हैं कि जिनमें के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इनकी अमाउंट कम है, तो अगर इनकी अमाउंट कम है एंड आपका जो डाइट है उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड पर्टिकुलरली रेड मीट ज्यादा है, तो रिस्क फॉर ईसोफेजियल जो कैंसर है वो हमेशा ज्यादा की तरफ जाता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जब आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा यूज करते हैं, फ्रूट्स अब ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको वास्तव में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो फ्री रेडिकल्स को लड़ने में मदद करते हैं। और एक बार फ्री रेडिकल्स को अगर अलग किया गया तो जो कैंसर का जो इंसिडेंस है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। तो इसलिए आपको अपने खाने में जो वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट इज कि अगर किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपके चेस्ट में या अपर एब्डोमेन में रेडियोथेरेपी हुई, किसी भी चीज के लिए, मान लीजिए आपको लंग में कोई प्रॉब्लम उसके चलते रेडियोथेरेपी हुई, मीडियास्टम में कोई प्रॉब्लम है तो उसके चलते रेडियोथेरेपी हुई, पेट में कोई प्रॉब्लम है उसके चलते आपको रेडिएशन दिया गया, रेडियोथेरेपी हुई, तो वास्तव में अगर रेडियोथेरेपी आपको हुई है तो जो खाने की नली है उसके कैंसर होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ती है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत
जरूरत है। नॉट लुक एट द कॉम्प्लिकेशंस जो खाने की नली का कैंसर लेके चलता है। कॉम्प्लिकेशन या रादर सिम्टम्स इन द सेंस कि अगर आप ध्यान से देखें कि अगर कोई ग्रोथ डेवलप हो रही है खाने की नली में तो आपका खाना अटकेगा, इसे कहते हैं डिस्फेजिया। कभी कभी निकलने में दिक्कत होगी, इसे कहते हैं ओडाइनोफेजिया। और अगर ग्रोथ ने पूरी की पूरी खाने की नली को बंद कर दिया तो आप कुछ भी नहीं निकल पाएंगे, इसे कहते हैं एफेजिया। दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन कि खाना निकलना पूरी तरह से बंद हो जाता है। नंबर 2 कि आप खाना खाएं तो इतना चेस्ट पेन होता है कि आप खा ही नहीं पाते हैं कुछ, इसे कहते हैं ओडाइनोफेजिया। यह भी खाने की नली का जो कैंसर है उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। कभी कभी खाने की नली का जो कैंसर है उसमें से ब्लीडिंग होने का डर रहता है। जो ब्लीडिंग है उसके प्रेजेंटेशन दोनों हो सकते हैं। अगर स्लो ब्लीडिंग है और खून नीचे की तरफ जा रहा है तो आपकी जो लेटिन है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। लेकिन अगर जो ब्लीडिंग ज्यादा हुई तो अचानक से आपको वॉमिटिंग होगी, एंड वॉमिटिंग में इस तरह का ब्लड सामने आ जाएगा। ये सडन होगा, सीवियर होगा, अचानक आ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो खाने की नली कैंसर के साथ में आती है। कभी ऐसा भी होता है कि अगर खाने की नली का कैंसर है बिल्कुल ऊपर की तरफ है, या कि आपको खाने की नली से सांस की नली में एक फिस्टुला बन गया है जिसे कहते हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अगर इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन है तो कुछ भी खाने से या पीने से अचानक से आपको खांसी आएगी, आपकी जो आवाज है वो चेंज हो जाएगी, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाए या सांस में दिक्कत हो जाए। अगर सांस में इस तरह की दिक्कत होती है तो ये इमरजेंसी है। ये जो सिम्टम्स आते हैं, कफ, हॉर्सनेस इन वॉइस एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी विद कैंसर एसोफेगस, ये इस चीज का संकेत देती है कि शायद खाने की नली से सांस की नली के बीच में एक कम्युनिकेशन हो गया है जिसे कहते हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। तो अगर आप ध्यान से देखें कि देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि अगर इनको ध्यान नहीं दिया गया तो कैंसर एसोफेगस के होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ती है। तो अगर आप रिस्क फैक्टर्स को पहचानें, उनको वास्तव में अपनी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफ से अलग करें, उनको आइडेंटिफाई करें, तो जो रिस्क ऑफ कैंसर एसोफेगस है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा। तो इसलिए रिस्क फैक्टर को पहचानिए एंड अपनी लाइफ को सुरक्षित करिए। अगर रिस्क फैक्टर्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।